हाँ तो मेरे यारों आ चुके एक और नए एनिमे के साथ जिसका नाम है सेवंथ टाइम लूप द विलनस एंजॉय अ केयरफ्री लाइफ मैरिड टू अर वर्स्ट एनिमी। तो यारों ये कहानी एक लड़की के बारे में जिसको हर बार अपनी लाइफ में मरने के बाद और एक नई लाइफ मिल जाती है। तो चलो देखते हैं इस एनिमे में क्या है। तो कहानी की शुरुआत में हमें कैसल दिखाया जाता है जहाँ पे वॉर चल रही होती है कुछ रेड और ब्लू टीम के लोगों के बीच में, या यूँ कह लो रेड और ब्लू किंगडम के बीच में। और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बारी बारी सबको मार रहा होता है जो भी उसके रास्ते पे आ रहा होता है, और वो आगे बढ़ रहा होता है। और तभी वो कैसल के अंदर भी चला जाता है सबको मारते हुए। और तभी कुछ रेड टीम के लोग बोलते हैं कि क्या क्राउन प्रिंस अभी तक भाग नहीं पाए, जिसपे दूसरा बंदा बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है। और तभी उस रेड टीम का लीडर बोलता है किसी भी हालत में हमें इस जगह को बचाना ही होगा जब तक कि सिग्नल बेल नहीं बज जाती। और तभी इनके सामने वो ब्लू वाला लड़का आ जाता है और हमें बताया जाता है ये वही लड़का है जिसने इस लड़ाई को शुरू किया, गलकाइन का राजा जिसका नाम है एर्नोल्ड हिन। और तभी रेड टीम का लीडर बोलता है उस पर हमला करो, और सारे मिलकर उस पर हमला करते हैं लेकिन वो अकेला ही सबको मार देता है। और रेड टीम का लीडर उससे लड़ ही रहा होता है लेकिन तभी रेड टीम के लीडर की स्वॉर्ड बीच में से दो हिस्सों में टूट जाती है और एर्नोल्ड उसे मार देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बेल भी रिंग होती है और रेड टीम का लीडर मरते वक्त बोलता है मैंने अपनी इस जिंदगी को पूरा जिया लेकिन अगली बार। तभी अगले सीन में सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि अब वो स्वॉर्ड उसके अंदर नहीं है और उसके सामने एक प्रिंस खड़ा होता है और वो उसे बोल रहा होता है ऋषि इरमाड विश्नर, तुम बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं हो और तुम्हारी जैसी लड़की मेरे जैसे क्राउन प्रिंस की फियोंसी बनने के लायक भी नहीं है और मैं अपने एंगेजमेंट को अभी तुमसे तोड़ता हूँ। तभी ऋषि बोलती है ठीक है मैं समझ गई, जिसपे प्रिंस बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या मैंने भी कहा कि मैं हमारी एंगेजमेंट को तोड़ रहा हूँ, तुम्हें शौक होना चाहिए, तुम्हें चिंता होनी चाहिए कि अब तुम्हारा क्या होगा। लेकिन ऋषि बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, और वहाँ से जाने लगती है और प्रिंस उसे चिल्ला रहा होता है रुको एक बार मेरी बात सुनो, लेकिन वो नहीं सुनती और चली जाती है। और चलते वक्त सोच रही होती है और अपने आप से बोल रही होती है कि मैं एक बार फिर से जिंदा हुई हूँ और आखिरकार मुझे पहले ही पता है कि मैं कैसे ट्रीट की जाऊंगी अगर मैं यहाँ पे रुकी तो। और आखिरकार ये 7th टाइम है कि मुझे मेरी ज़िंदगी वापस मिली है। मुझे अभी भी याद है अच्छी तरह से मेरी फर्स्ट लाइफ के बारे में। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है इसकी फर्स्ट लाइफ के बारे में, जहाँ पे फिर से वही से सीन चालू होता है। प्रिंस उसे वही सब कहता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो और मैं मेरे एंगेजमेंट को अभी तोड़ता हूँ। और ऋषि बोलती है इस बार कि लेकिन आखिर क्यों, क्राउन प्रिंस डाइट्रिच, जिस पे क्राउन प्रिंस बोलता है कि तुम अभी इस किंगडम से निकल जाओ। और फिर वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं हमें शर्म आती है ये सोचने में भी कि तुम हमारी बेटी हो। और ऋषि ने बोलती है ये सब झूठ है, मेरा विश्वास कीजिए मॉम एंड डैड। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ऋषि रोड पे चल रही होती है और सोच रही होती है मेरी एंगेजमेंट टूट गई, मेरे घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया, मेरे पास सिर्फ मेरे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं है। और फिर एक ज़मीन पे जाके बैठ जाती है और पानी में अपनी शक्ल देखने लगती है। तभी वहाँ पे अचानक से कुछ लड़के आ जाते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है वैसे ज़मीन में बैठने में मज़ा आता है क्या, ऐसे अपनी शक्ल को देखने में यंग लेडी, जिस पे ऋषि बोलती है। और फिर जब मैं बैंड ऑफ ट्रैवलिंग के मर्चेंट से मिली और मैंने सोचा ये सच में ये लोग मर्चेंट्स हैं, असल में ये लड़के और कोई नहीं बल्कि मर्चेंट्स होते। और उनमें से एक मर्चेंट्स का जो लीडर होता है वो उसे कहता है इस चांदनी रात में भी तुम्हारी ये रिंग चमक रही है, आखिर ऐसा क्यों, और क्या ये विशकुला में बनी है और तुम रॉयल फैमिली से हो क्या। जिस पे ऋषि अचानक से खड़ी होकर बोलती है एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मेरे से रिंग खरीदोगे। जिस पे वो ऋषि को अपने कार्ट पे बिठा के कहता है कि हम सिर्फ चीज़ें खरीदते और बेचते ही नहीं हैं, इसके अलावा हम बाकी के खाने पीने की चीज़ें को भी उनको बेचते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत है। और कहता है कि तुम्हारी लाइफ का अभी और कोई एम भी नहीं है और मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि तुम भी एक मर्चेंट बन जाओ। जिस पे ऋषि बोलती है मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। इस पे वो मर्चेंट बोलता है कि देखो ऋषि अब तुम फ्री हो उस क्राउन प्रिंस के वाइफ बनने से और अब तुम कहीं पे भी जा सकती हो और जो भी तुम्हारी इच्छा है वो भी तुम कर सकती हो। और तुम्हारी आंखें काफ़ी सुंदर है, मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होगी अगर तुम एक मर्चेंट बनोगी। और तुमने क्या सोचा। जिस पे ऋषि बोलती है हाँ प्लीज़ मुझे सिखाओ कि मैं एक मर्चेंट कैसे बनूँ। तभी हमें बताया जाता है कि ऋषि बोलती है कि मेरी फर्स्ट लाइफ में मैंने सीखा कि चीप टूली के अंदर कैसे ट्रेड करें, मैं एक मर्चेंट बनी, पूरी दुनिया घूमी और वो कंट्री भी जो कि मेरा सपना था घूमने का। और अब बस एक लास्ट कंट्री बची थी जो कि मेरे लिस्ट में थी और जहाँ जाते वक्त मैं एक वॉर के बीच में फंस गई और वहाँ मरकर अपनी ज़िंदगी को खो बैठी। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इसकी सेकंड लाइफ के बारे में और हमें बताया जाता है वहीं से सब कुछ चालू होता है। जिसमें प्रिंसेस से कह रहा होता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो और यहाँ से चली जाओ। जिस पर ऋषि बोलती है ये सब क्या है और शौक हो जाती है कि ये कोई सपना तो नहीं है और अपने गालों को खींचती है और उसे पता लगता है कि नहीं ये सब कोई सपना नहीं है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मुझे और एक चांस मिला है लाइफ को जीने का। और वो जल्दी वहाँ से चली जाती है और चलते वक्त सोच रही होती है कि मुझे उस रात एक ही चीज़ का दुख था कि मैं मेरे कपड़े और बाकी का सामान नहीं ले पाई। और फिर वो अपने घर जाती है और वो सारा सामान अपने बैग में पैक करके वहाँ से चली जाती है और फिर वहीं पे जाके चीफ टूली और उसके बाकी के मेंबर्स का वेट भी कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता। जिस पे वो अपने आप से बोलती है
कि लगता है मैं यहाँ पे बहुत लेट पहुंची हूँ, उनका कार्ट यहाँ से पहले ही जा चुका है, और शायद ऐसा इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि मैं घर चली गई थी अपने कपड़ों को लेने। और फिर वो अपने सामान को खोलती है और फिर ऋषि अपने बैग में एक बुक को देखती है जो कि उसको उसकी दादी ने दी थी, जिस बुक का नाम होता है द पिक्टोरियल हर्बल ऑफ फॉरिजन मेडिसिनल प्लांट्स। और वो सोचती है कि पिछली बार की तरह नहीं, इस बार मेरे पास पैसे हैं और इसका मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और वो कहती है मेरी सेकंड लाइफ में मैंने मेरी सारी चीज़ें बेच दी ताकि मैं सी को पार कर पाऊँ, और मैंने चूज़ किया मेडिसिन के बारे में पढ़ने का। मैंने मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ सीखा और फिर मैं एक किंगडम में भी गई जो कि नॉर्थ में था, और मैंने एक बीमार प्रिंस को भी बचाया। मैं मेरी लाइफ से बहुत खुश थी, लेकिन फिर से पिछली बार की तरह इस बार भी मैं एक वॉर में फंस गई और मैं मारी गई। फिर हमें ऋषि के थर्ड लाइफ के बारे में बताया जाता है और ये सब भी वही से चालू होता है। प्रिंस उसे फिर से बोलता है किंगडम से निकल जाओ, और इस बार ऋषि कहती है कि मैंने इस बार अपनी थर्ड लाइफ के बारे में कुछ और सोचा था। मैं अपना सारा सामान लेके इस स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ स्टडी आ गई जहाँ मैंने मेरी पिछली लाइफ के बारे में सीखा था। मैं एक जीनियस स्कॉलर से मिली जिसका नाम था डॉक्टर माइकल एवन, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और उनके अलग होने के बाद मैंने मेरे रिसर्च को अकेले जारी रखा और फिर से एक बार मैं वॉर में फंस गई और मारी गई। फिर फोर्थ लाइफ में हमें बताया जाता है कि मैंने एक हैंडमेड सर्व किया ड्यूक हाउस होल्ड में, और सिक्स लाइफ में मैंने एज अ आदमी एक नाइट की तरह फाइट किया, और हर एक लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखा और बहुत एंजॉय भी किया। लेकिन मेरे हर लाइफ में मेरे 5 साल बीत गए और मैं मारी गई बिना फेल हुए। अब हमें नेक्स्ट सीन में ऋषि की प्रेजेंट लाइफ दिखाई जाती है जहाँ पे वो किंगडम से भाग रही होती है और बोल रही होती है, और जब मैं वॉर में नहीं मरी तब मैं ज़्यादा काम की वजह से मर गई, और अब ये 7th टाइम है कि मैं जिंदा हुई हूँ, और मैं कसम खाती हूँ इस बार मैं बहुत लंबा जीऊँगी। और तभी सोचती है मैं हमेशा इस पॉइंट से तो नहीं निकलती थी, मैं तो हमेशा मेन एंट्रेंस से जाया करती थी, लेकिन शायद कोई बात नहीं, ये रास्ता ज़्यादा जल्दी पहुँचाएगा। और तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है, और वो जैसे ही देखती है वो शौक हो जाती है और चिल्लाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं एर्नोल्ड होता है। और वो उसे बोलती है सॉरी मैंने आपको देखा नहीं एम्परर एर्नोल्ड हेन, जिस पे एर्नोल्ड उसे बोलता है कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ, मैं पहली बार इस किंगडम में आया हूँ। और ऋषि उसे बोलती है मेरा नाम है ऋषि इमगार्ड विस्नर, हम पहली बार मिल रहे हैं। जिस पे एर्नोल्ड उसे बोलता है तुमने मुझे अभी राजा बुलाया, कि उसे ही कहा ना अभी मेरे पापा जिंदा है और वही राजा है, तो अभी तो मैं तो बस एक क्राउन प्रिंस से ज़्यादा और कुछ नहीं हूँ। और जिस पे ऋषि बोलती है वो सॉरी लगता है मैंने गलती से बोल दिया, वैसे मेरी इंगेजमेंट टूट चुकी है और मुझे थोड़ा यहाँ से निकाल दिया गया है, तो मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ और अब मुझे जाना चाहिए। और अचानक से जाती है और एक रेलिंग से कूद जाती है, जिस पे एर्नोल्ड उसे देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और रेलिंग के पास जाके मुस्कुराने लग जाता है। और एक आदमी पीछे से आता है और बोलता है कुछ हुआ है क्या, जिस पे एर्नोल्ड बोलता है ओलिवर मेरा घोड़ा तैयार करो। और वहाँ पे दूसरी तरफ ऋषि वहाँ से भाग जाती है और ओलिवर बोलता है आखिर आप क्या सोच रहे हैं एर्नोल्ड। और जिस पे हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि ऋषि अपने घर पर जाती है जहाँ कुछ सोल्जर्स पहले से उसका वेट कर रहे होते हैं और वो चिल्लाते हैं प्रिंस डाइट्रिच ऋषि यहाँ आ चुकी है। जिसपे प्रिंस आके बोलता है तुम कहाँ थी, तुम मेरी बातों को बिना सुने चली गई और तुम शायद बहुत दुखी लग रही हो कि एंगेजमेंट टूट गई, तुम्हारी शक्ल से ही पता लग रहा है। जिसपे ऋषि से बोलती है तुम कितने स्टूपिड हो, और वैसे मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, तुम्हें हमारे एंगेजमेंट को तोड़ दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये किया। इससे प्रिंस बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है क्या। और तभी बाकी के लोग जो पीछे खड़े होते हैं सारे विलेजर्स वो हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि प्रिंस ने तोड़ा है ना एंगेजमेंट, लेकिन फिर वो ज़्यादा दुखी क्यों लग रहे हैं। और तभी फिर से वो सब हंस रहे होते हैं और जिसपे प्रिंस बोलता है हे तुम लोग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की। और जिसपे एक लड़की आके बोलती है कि तुम कितनी मीन हो लेडी ऋषि, मेरे प्रिंस डाइट्रिच को हर्ट मत करो। जिसपे प्रिंस बोलता है कि ऋषि तुमने मेरी मैरी को रुलाया, तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम्हें क्वीन बन जाओगी। जिसपे ऋषि बोलती है मैं तुम्हारे डिसीजन की इज्जत करती हूँ और मैं अब कभी तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। जिसपे प्रिंस बोलता है क्या। और ऋषि बोलती है जब से मैं एक बच्ची थी मैंने सोचा कि मेरी पोजीशन एक क्राउन प्रिंस की फियांसी बनने की है, लेकिन मैं गलत थी और मुझे अब पता लग चुका है मुझे क्या करना है। जिसपे प्रिंस डाइट्रिच बोलता है कि आखिर ये सब तुम क्या बोल रही हो, ठीक तो हो ना। जिसपे ऋषि बोलती है मुझे तुम्हारी मौजूदगी अपनी लाइफ में अब नहीं चाहिए। और प्रिंस और फिर से शौक होकर गिर जाता है और मैरी बोलती है तुम कितनी मीन हो लेडी ऋषि। और ऋषि बोलती है लेडी मैरी तुम कुछ भी कहो मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगी और तुम्हारी शादी तुम्हारी फैमिली की खुशी के लिए हो रही है, क्यों सही कहा ना। इसमें मैरी बोलती है तुम्हें ये बात कैसे पता। और ऋषि बोलती है लेकिन प्लीज़ भूलना मत अगर तुम्हारा फ्यूचर वैसा नहीं है जैसा तुमने विश किया है अपने लिए फिर उसका कोई मतलब भी नहीं है। और मैरी बोलती है मेरी इच्छा, आखिर मेरी इच्छा क्या है। जिसमें ऋषि बोलती है अपने और अपनी फैमिली के लिए खुशी ढूंढना और प्लीज़ एक ऐसी लाइफ जीना जिसमें तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों मुस्कुराए। और वहाँ से चली जाती है और ऋषि बोलती है मेरे पास अब बस यही कपड़े हैं और अब मैं कहाँ जाऊँ। और तभी वहाँ पे अचानक से एक आदमी उस पर अटैक करता है अपने स्वॉर्ड से, लेकिन ऋषि उसे ब्लॉक कर देती है और ये कोई और नहीं अपना एर्नोल्ड होता है। और एर्नोल्ड बोलता है जैसा मैंने सोचा था तुम एक स्वॉर्ड मास्टर हो, तुमने ये सब कहाँ से सीखा। जिसमें ऋषि उसे बताती है ये एक सीक्रेट है और मेरी स्किल्स तुमसे बेटर तो बिल्कुल नहीं है। जिसमें प्रिंस उसे बोलता है कि तुम कौन हो और ऋषि से दूर रहो, समझे।
इस पे ऋषि बोलती है शांत रहो, हमें गैलकाइन के क्राउन प्रिंस से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए बात। और सब चौंक जाते हैं और सब बोलते हैं क्या ये गैलकाइन का प्रिंस है। इस पे ऋषि बोलती है क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ एर्नोल्ड आप यहाँ क्यों आए हो, कौन सी चीज़ आपको यहाँ पे लेके आई है। और सोचती है कि मेरे 6th लाइफ में इसी आदमी के हाथों मैं ख़त्म हुई थी और एक दिन ये पूरे वर्ल्ड में वॉर का कारण बनेगा और वो वॉर जिससे मेरी मौत हुई। और एर्नोल्ड तभी अपने घुटने के बल बैठ जाता है और ऋषि बोलती है ये आप क्या कर रहे हो एर्नोल्ड। और तभी एर्नोल्ड ऋषि का हाथ पकड़ के बोलता है कि अचानक कहने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। ऋषि इमगार्ड विचनर क्या आप मेरी वाइफ बनोगी। और तभी ऋषि अचानक से शॉक होकर बोलती है क्या मैं और आपकी वाइफ। इस पर एर्नोल्ड बोलता है हाँ बिल्कुल। और ये सब देख के सारे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और ऋषि बोलती है माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बोल रही हूँ, मेरी तरफ से ना है। जिस पे एर्नोल्ड हंसने लग जाता है और ऋषि ये सब देख के सोचती है ये ऐसे हंस क्यों रहा है, क्या ये सच में इसे एंजॉय कर रहा है। तभी वहाँ पे प्रिंस डाइट्रिच शॉक होकर कहता है ये क्या गैलकाइन का क्राउन प्रिंस इससे शादी करना चाहता है और ऋषि को प्रपोज कर रहा है। इसमें ऋषि सोचती है जिस इंसान ने मुझे मारा अब वो मुझे प्रपोज कर रहा है, इसका क्या मतलब है। इसका तो कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर इसका क्या मकसद हो सकता है। तभी वहाँ पे प्रिंस डाइट्रिच के पापा आ जाते हैं और सब लोग कह रहे होते हैं ये तो राजा है। और लेकिन तभी डाइट्रिच कहता है पापा आप यहाँ क्यों आए। जिस पे किंग डाइट्रिच को वहीं पे मारते हैं और झुक के कहते हैं प्रिंस एर्नोल्ड मेरे बेवकूफ़ लड़के ने पता नहीं आपसे कैसे बात करी है, लेकिन लेडी ऋषि मैं सच में आपसे माफ़ी चाहता हूँ मेरे बेटे की तरफ से इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए। और मुझे लगता है आपने सुना ही होगा कि एर्नोल्ड क्या चाहते हैं, तो मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि आप फिर से इसके बारे में एक बार सोचें। तभी एर्नोल्ड कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, ये छोटी सी चीज़ हमारे दोनों के नेशन के बीच के रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं लाएगी, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए इनसे बात करने के लिए। तभी राजा कहते हैं प्लीज़ इनके साथ जाइए लेडी ऋषि। जिस पे एर्नोल्ड ऋषि को बोलता है तो क्या तुम अब मना करोगी, अगर तुम मना करोगी तो मैं चुपचाप अपने आगे की प्लान की तरफ बढ़ूंगा। तभी नेक्स्ट में दिखाया जाता है कैसल में यहाँ पे ऋषि और एर्नोल्ड बात कर रहे होते हैं और ऋषि कहती है तुम आखिर क्या सोच रहे हो। जिस पे एर्नोल्ड कहता है कुछ नहीं, मैं पूरी तरीके से तुम्हारे प्यार में गिर चुका हूँ, बस यही बात है। और ऋषि बोलती है क्या। और एर्नोल्ड कहता है तुम्हारी एंगेजमेंट टूटने के बाद अब तुम्हारे पीछे और कोई नहीं है, क्यों सही कहा ना। इस पे ऋषि सोचती है हाँ ये सही है कि मैं इस चांस को नहीं खो सकती, लेकिन मैं अभी भी जैसी भी हूँ मुझे पता है मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। और लेकिन फिर भी ये बेकार एम्परर और ये लुटेरा सारे लाइफ्स में जितने में भी मैं रही हूँ इसने वॉर करी है। और आखिर ऐसा क्यों, अगर मैं इसके साथ रही तो शायद मुझे कारण पता लगे कि इसने ऐसा क्यों किया। और कहती है तो तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्यों। जिस पे एर्नोल्ड कहता है इसलिए ही मैंने शादी के लिए तुम्हें प्रपोज किया है। और ऋषि कहती है तो क्या तुम मेरे कुछ खुद के रिक्वेस्ट को मानोगे। जिस पे एर्नोल्ड कहता है अगर वो मेरे हाथों में होगा तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे सारे सपनों को सच करूँगा। जिस पे ऋषि कहती है पहला सब कुछ जो मैरिज सेरेमनी के लिए आएगा वो उस ट्रेडिंग कंपनी से आएगा जिससे मैं कहूँगी। एर्नोल्ड कहता है जैसा तुम्हें अच्छा लगे। और फिर जिस पे ऋषि कहती है हमारी शादी होने के बाद प्लीज़ मुझे एक अलग जगह दे देना जहाँ मैं दूसरी कंट्रीज़ के गेस्ट से मिल पाऊँ। जिस पे एर्नोल्ड कहता है एक क्राउन प्रिंस की वाइफ होने के नाते तुम्हें इन सब के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऋषि कहती है मैं चाहूँगी कि मैं एम्परर से अलग रहूँ। एर्नोल्ड कहता है अगर ये तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। और ऋषि कहती है और आखिर में मेरा एक और ज़रूरी पॉइंट है कि मैं कैसल के आसपास घूमूंगी और जो भी मेरी मर्जी है वो करूँगी और मैं कोई काम भी नहीं करूँगी। और हाँ मैं चाहती हूँ मेरी तरफ से तुम्हें एक रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं ना चाहूँ तुम मुझे छुओगे भी नहीं, एक फिंगर भी नहीं। और फिर वो अपने कैसल की तरफ चल पड़ते हैं। और जिस पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग जब जा रहे होते हैं तो एर्नोल्ड अपना हाथ उठाता है उसे टच करने के लिए। तभी ऋषि अपने स्वॉर्ड को ले लेती है और कहती है इससे तुम्हारा क्या मतलब है, तुम अपने हाथ से क्या करोगे, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे नहीं छुओगे, याद है ना। जिस पर एर्नोल्ड कहता है मुझे माफ़ करना लेकिन मैं बस वो लेने की कोशिश कर रहा था जो तुमने मुझसे ले लिया है। इस पर ऋषि बोलती है वो सॉरी मुझे माफ़ कर दो, असल में लोग स्वॉर्ड की बात कर रहे होते। और एर्नोल्ड कहता है एक तलवार के ऊपर सोना सपोर्ट के लिए मैं सच में चौंक गया कि तुम ऐसे भी कर सकती हो। और एर्नोल्ड कहता है ये सच में कमाल का है, तुमने मुझे महसूस कर लिया बिना तुम्हें छुए हुए। इस लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रेन किया गया होगा। इस पर ऋषि कहती है हाँ बिल्कुल। और एर्नोल्ड कहता है मैंने उस ट्रेडिंग कंपनी को इन्वाइट किया है जिससे तुम्हारी मीटिंग के लिए तुमने चुना है, एरिया ट्रेडिंग कंपनी, और क्या तुम उनसे सामान लेती हो। जिस पे ऋषि कहती है नहीं मैंने बस सुना है कि वो बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है और सोचती है मुझे बहुत जल्द से जल्द उनसे मिलना है इस लाइफ में भी। और एर्नोल्ड की तरफ देख के सोच रही होती है कि इतने अच्छे रूप में इतनी विनाशकारी शक्ति। तभी एर्नोल्ड पूछता है क्या हुआ। जिस पे ऋषि बोलती है कुछ नहीं। तभी अचानक से बाकी के लोग कह रहे होते हैं हॉर्सेस को रोको, दुश्मन ने हमला किया है। जिस पे एर्नोल्ड बाहर की तरफ जा रहा होता है और ऋषि कहती है रुको। और एर्नोल्ड कहता है तुम बस यही रहो और गेट को लॉक कर देता है। और जिस पे ऋषि कहती है ये नाइट्स है तो सही, वो खुद उनसे लड़ने क्यों चला गया।
और उसने मुझे यही रुकने के लिए कहा है, लेकिन मैं रुक नहीं सकती। अपने बालों से एक पिन को निकाल के डोर को खोल देती है और जैसे वो बाहर आती है तो वो देखती है एर्नोल्ड ने अकेले सबको हरा दिया होता है। और एर्नोल्ड कहता है इन सबको अरेस्ट कर लो और जिनके पास कुछ करने को नहीं है वो उनको देखो जिनको चोट पहुंची है। और ऋषि एक चीज़ देख के शॉक हो जाती है कि एर्नोल्ड ने उनमें से किसी को भी नहीं मारा होता, सिर्फ उन लोगों को घायल करा होता है। और सोल्जर्स कहते हैं एक दूसरे सोल्जर्स को, क्या हुआ कामिल, क्या तुम ठीक हो? तभी वहाँ पे ऋषि आती है और बोलती है क्या हुआ है, जिस पे दूसरा सोल्जर कहता है मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा आलसी फील कर रही है। और तभी ऋषि एक तलवार को उठाती है और एर्नोल्ड कहता है इस पे तो जहर लगा हुआ है, जल्दी उस जगह को बांधो जहाँ चोट लगी है और फिर जहर को बाहर निकालो। इस पे ऋषि सोच रही होती है इसकी खुशबू तो एकदम ओवरराइप एप्पल की जैसे, ये तो एनेस्थेटिक में बनी हुई है ग्रास और ब्लू कैप और रॉक मशरूम की मदद से। इस पे एर्नोल्ड कहता है ये तो कुछ ऐसा है जैसा कि हंटर्स इस एरिया में यूज करते हैं, ये फैटल नहीं है तो इसका असर काफी दिनों तक रहेगा। जिसपे ओलिवर एर्नोल्ड को बोलता है अभी भी हमें 2 दिन लगेंगे गैलकाइन पहुंचने में। जिसपे ऋषि कहती है एक्सक्यूज मी, मैं इसका एंटीडोट बना सकती हूँ। जिसपे ओलिवर कहता है क्या, और ऋषि उसको बनाने लग जाती है और कहती है मैं लकी हूँ कि मैं इसे प्लांट्स की मदद से बना पा रही हूँ और ये ज्यादा असर करेगा अगर ये बॉइल्ड होगा तो, चलो अब इसे यूज करते हैं। और वो सारे सोल्जर्स की तरफ देखती है लेकिन सारे सोल्जर्स उसे अलग ही तरीके से देख रहे होते हैं। इसमें ऋषि सोचती है क्या ये लोग मेरे लिए कुछ गलत सोच रहे हैं कि मैंने कुछ गलत बनाया, और तभी वो उस पॉइजन स्वॉर्ड को लेती है और अपने हाथ पे कट लगा लेती है। इसमें एर्नोल्ड भाग के आता और कहता है हे रुको, ये तुम क्या कर रही हो? इसमें ऋषि कहती है सब ठीक है, चिंता मत करो, ये एंटीडोट लिक्वेरी ग्रास, फ्लावर्स और कुछ कार्डिया नट्स से बनाया गया है। अब अपना डिसीजन लो, क्या तुम लोग इस मेडिसिन को यूज करोगे या बाकी के दिनों के लिए ऐसी आलसी पने में रहोगे? जिस पे ऋषि सारे सोल्जर्स को वो दवाई लगा देती है और वहीं पे ओलिवर कह रहा होता है मुझे खुशी हुई देख के कि कुछ भी ज्यादा बुरा नहीं हुआ। और जिस पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ऋषि कुछ फ्लावर्स को इकट्ठा कर दी होती है। वहाँ पे एर्नोल्ड जाता है और कहता है आखिर तुमने कैरेज के डोर को अनलॉक कैसे किया? इस पे ऋषि बोलती है ये एक सीक्रेट है और सोचती है मैं एक लाइफ में एक मेड थी और हमारी लेडी अपने आप को अपने रूम में लॉक कर लिया करती थी, तो बहुत बार मुझे उनके डोर को खोलना पड़ता था, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही आम बात है। और एर्नोल्ड की तरफ देखती है और सोचती है क्या ये कोई बच्चा है जो कि चींटियों की लाइन की तरफ देख रहा है? जिस पे एर्नोल्ड कहता है मेरा कोई छिपा हुआ मतलब नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि तुम सच में कमाल की हो और इसका मतलब अब तुम मुझे एंटरटेन करने के लिए और आगे क्या करोगी? जिस पे ऋषि बोलती है ये तो मुझे ऐसे बोल रहा है जैसे मैं कोई रेयर बीस्ट हूँ और ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही, ठीक है? जिस पे एर्नोल्ड कहता है हाँ मुझे पता है, देखो हर एक नाइट जो कि यहाँ पे है इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि स्लम्स रीजन में रहते हैं और गैलकाइन के मुताबिक इनको अनफेयरली जज किया जाता है उनके ओरिजिन्स की वजह से, जबकि ये लोग कभी भी पीछे नहीं हटे बाहरी हमलों से। और एक नाइट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे जितने भी हैं उन्होंने दिन रात ट्रेनिंग किया है अपने मिशन के लिए। जैसे कि पुराना नाइट कोशिश कर रहा था नए नाइट को प्रोटेक्ट करने का और उसके साथ उसने खुद को भी चोट पहुंचा ली। और ऋषि कहती है तुम्हें नाइट्स के बारे में सच में बहुत कुछ पता है। और जिसपे एर्नोल्ड अपने घुटनों के बल बैठ के उसे कहता है मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ उन्हें बचाने के लिए। जिस पे ऋषि सोचती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, क्या इसका झूठा रूप है या फिर, और तभी कहती है मैं बस वो सिंपल चीज़ों को यूज़ करती हूँ जिनके बारे में मुझे नॉलेज है। और जिस पे एर्नोल्ड कहता है एक नोबल लेडी जिसे हर्बलिज्म के बारे में नॉलेज है, ऐसे नॉलेज सबके पास नहीं होती। जिस पे ऋषि बोलती है अच्छा अब मुझे समझ आया कि वो नाइट्स मेरी तरफ वैसे क्यों देख रहे थे। और एर्नोल्ड कहता है उन्होंने सुना था कि तुम एक लेडी हो जिसकी एंगेजमेंट टूट चुकी है और वो सोच रहे थे कि आखिर मैंने क्यों तुमसे शादी करी जबकि मेरे पास पूरे नेशन का स्रोत है। जिस पे ऋषि बोलती है हाँ मैं देख रही हूँ, फिर तुमने क्या कहा अपने पापा को मेरे बारे में? इस पे एर्नोल्ड कहता है ये कि वो एक ड्यूकल हाउस से है, इसका कनेक्शन रॉयल फैमिली से है और एक क्राउन प्रिंस की फियोंसी है और उसने मेरा दिल चुरा लिया तो मैंने उसे चुरा लिया, तो मैंने उन्हें यही बताया। जिस पे ऋषि बोलती है लेकिन क्यों? जिस पे एर्नोल्ड कहता है क्योंकि एम्प्रेस दूसरी कंट्री के रॉयल फैमिली से ही होनी चाहिए। इस पे ऋषि कहती है तुम्हारा मतलब एक होस्टेज? इस पे एर्नोल्ड कहता है गैलकाइन में कुछ होंगे जो कि तुमसे रूडली बिहेव करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो मैं। जिस पे ऋषि कहती है लेकिन ये तो बहुत बढ़िया होगा। जिस पे एर्नोल्ड कहता है क्या? और ऋषि कहती है अगर मैं एक होस्टेज की तरह ट्रीट की गई फिर मुझे ऑफिशियल ड्यूटीज नहीं करनी पड़ेगी, क्यों? जिस पे एर्नोल्ड कहता है हाँ शायद नहीं। इस पे ऋषि कहती है बढ़िया, इसका मतलब मैं यहाँ वहाँ घूम पाऊंगी, तुम्हारा शुक्रिया। और अगले सीन में दिखाया जाता है वो गैलकाइन पहुंच जाते हैं। जिस पे ऋषि सोच रही होती है मेरे सारे पहले की लाइफ में एक यही कंट्री थी जहाँ मैं कभी नहीं आई, तो ये है एम्पीरियल कैपिटल। और हमें दिखाया जाता है सारे लोग ऋषि का वेलकम कर रहे होते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ओलिवर और एर्नोल्ड बात कर रहे होते हैं और ऋषि कहती है क्या कुछ हुआ है? जिस पे एर्नोल्ड कहता है इंपीरियल विला की तैयारियों को डिले कर दिया गया है, माफ करना लेकिन आज तुम्हें एक रूम में रहना पड़ेगा एक नोबल गेस्ट की तरह। जिस पे ऋषि कहती है
इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं विला में खुश रहूँगी। एर्नोल्ड कहता है उसे काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ नहीं किया गया है और वो एक भयानक स्टेट में है, जिसमें ऋषि कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैं एक होस्टेज हूँ। इस पे एर्नोल्ड कहता है आखिर तुम इतने गर्व से कैसे बोल सकती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में ऋषि वहाँ पहुंच जाती है और कहती है ये जगह बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं की गई है, कितनी धूल है इधर, और कहती है चलो शुरू करते हैं। और ये भी कहती है मेरे अंदर के मेड को ये सब बहुत एक्साइटेड लग रहा है। तभी कुछ सोल्जर्स आते हैं और कहते हैं एक्सक्यूज मी लेडी ऋषि, क्या आपको हमारी मदद चाहिए। इसमें ऋषि कहती है मैं मेरे गार्ड्स को साफ सफाई के लिए नहीं बोल सकती और सारा काम खुद ही करने लग जाती है। और फिर सब कुछ करने के बाद सोचती है आज से कुछ साल बाद एर्नोल्ड अपने पापा को मार देगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे उसे उसके पापा से दूर रखना पड़ेगा। आखिर वो क्यों वर्ल्ड के खिलाफ वॉर जारी करेगा। मेरे पहले की लाइफ में मेरे मरने का कारण वॉर ही था, जो कि एर्नोल्ड की वजह से शुरू हुई थी। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और एक लंबी लाइफ जीऊंगी और कंफर्टेबली बिना किसी चिंता के। तभी वो देखती है दूसरी मेड्स जो कि एक मेड को ट्रॉल कर रही होती है और कह रही होती है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितनी भी मेहनत करो, क्राउन प्रिंसेस की मेड के लिए हम ही चुने जाएंगे। इस पे ऋषि वहाँ पे जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। इस पे दूसरी मेड कहती है हमने तुम्हें पहले तो नहीं देखा, शायद तुम नहीं हो। और फिर जिसमें वो पहली वाली मेड को कह रही होती है तुम्हें पहले ही बता दूं कि सिर्फ हम 3 मेड ही एक्सपर्ट है, हमें 3 साल से एक्सपीरियंस है इस पैलेस में काम करने का और हम ही प्रिंसेस के मेड बनेंगे, समझी। जिस पे ऋषि बोलती है क्या तुम खड़ी हो सकती हो। जिस पे वो मेड कहती है हाँ। और तभी पहले वाली मेड कहती है सुनो जब हम तुमसे बात कर रहे हो तो तुम्हें हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन जिस पे ऋषि उनको कहती है तुम सबको अब मोटे ब्लैंकेट्स को धो लेना चाहिए क्योंकि क्लाउड्स को देखो थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। जिनमें वो सारी मेड कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे दिन ऐसे ही धूप रहेगी, और वहाँ से चली जाती है। इसमें वो मेड कहती है ऋषि को मेरा नाम है एल्सी और शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। इसमें ऋषि कहती है तुम्हारा कर्टेन तो बहुत गंदा हो गया है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, धोने से साफ हो जाएगा। और उसे एक ब्रश देती है और कहती है इससे पहले कि जल्दी बारिश हो इसे धो लेना। और तभी मेड पूछती है तुम हो कौन। और तभी वहाँ पे क्लाउड्स होने लग जाते हैं और ऋषि कहती है जल्दी हमें जल्दी करनी होगी इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है बहुत तेज बारिश होती है और इवनिंग के टाइम पे ऋषि रेलिंग पे खड़े होकर सोच रही होती है पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में घूमना मेरा सपना था जब मैं एक मर्चेंट थी, लेकिन मेरा यह सपना कभी भी सच नहीं हुआ। और अब जिस कंट्री में मैं कभी नहीं आ पाई, मैं फाइनली यहाँ भी आ गई। और तभी वो कहती है तुम सच में ये कर रहे हो, अपने ऑफिशियल ड्यूटीज के बीच में यहाँ आ गए हो। और एर्नोल्ड कहता है हर बार जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तुम मुझे चौंका देती हो, तुम इतनी दूर से मेरी प्रेजेंस का पता कैसे चल गया। जिस पे ऋषि कहती है मुझे पता है तुमने अपनी प्रेजेंस की स्ट्रेंथ को एडजस्ट किया ताकि तुम देख सको कि मैं तुम्हें नोटिस कर सकूँ या नहीं, कि उससे ही कहा ना। इस पे एर्नोल्ड कहता है तुम देख क्या रही हो। जिस पे ऋषि कहती है सिटी को, और वहाँ पे वो लार्ज बिल्डिंग कैसी है। जिस पे एर्नोल्ड कहता है वो एक लाइब्रेरी है, सारी किताबें जो दूसरी कंट्री से आती है वहाँ सेफ तरीके से रखी जाती है। इस पे ऋषि कहती है सारी कंट्री, और वो सुंदर सा छोटा सा टावर वो क्या है। जिस पे एर्नोल्ड कहता है वो चर्च है, वो एक क्लॉक टावर के जैसे भी काम करता है और उसकी बेल अपॉइंटेड टाइम्स पे बजती है। इस पे ऋषि कहती है क्या कमाल का है, और वहाँ पे एक मार्केट प्लेस भी है ना, और वो क्या है। तभी एर्नोल्ड कहता है मैं सोच रहा था तुम्हें इन सब में इतना अच्छा क्या लगा, तुम जबरदस्ती एक मैरिज में धकेली जा रही थी जो कि एक कंट्री के रॉयल से थी, तो क्या सच में ये इंस्पायर करता है ऐसे उत्साह को। जिस पे ऋषि कहती है ये कुछ ऐसा है जिसके लिए मैंने काफी लंबे टाइम तक इंतजार किया, और आखिरी चीज जो मुझे यहाँ पे लाई है वो है ये शादी। तुमने मुझे यहाँ के बारे में जो भी बताया वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के लोगों के प्यारे फेसेस, ये लोग कितने प्यारे हैं। और तभी एर्नोल्ड की तरफ देख के बोलते क्या मैंने कुछ गलत कहा। जिस पे एर्नोल्ड कहता है मैंने आज तक इससे पहले तुम्हारे जैसे किसी को भी नहीं देखा, तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी, एक सिंपल नोबल मैन की बेटी को ऐसी चीजों की जरूरत नहीं होती। जिस पे ऋषि सोचती है अपने मॉम के बारे में, और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसपे उसकी मॉम उसे कह रही होती है तुम एक ड्यूक फैमिली में पैदा हुई हो, तुम्हारी पर्सनल फीलिंग का कोई मतलब नहीं है, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है अपने आप को अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए सोशल सिचुएशंस में, और ये उतना ही काफ़ी है, और तुम्हें घर के कामों पे फोकस करना चाहिए ना कि पढ़ाई पे। इस पे ऋषि उसको कहती है एर्नोल्ड को ये चीज़ें मुझे पहले भी सबने कही है, लेकिन किसी चीज़ की वैल्यू हो या नहीं हो मेरे लाइफ में वो मैं डिसाइड करूँगी, ठीक है। इस पे एर्नोल्ड कहता है हाँ मुझे पता है, और उसके गाल को छू के कहता है तुम जो भी करना चाहो वो तुम कर सकती हो बिना किसी परेशानी के, और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा हर सपने को पूरा करने में पूरा साथ दूंगा। इस पे ऋषि बोलती है आखिर क्यों। इस पे एर्नोल्ड कहता है मैंने कहा था ना कि मैं पूरी तरीके से तुम्हारे प्यार में गिर चुका हूँ। जिस पे ऋषि सोचती है कि हमेशा की तरह झूठ, और एर्नोल्ड कहता है और ये तुम्हारी इनविजिबल एबिलिटीज़ है जो कि मुझे पॉइंटलेस नहीं लगती, मुझे ये डिलाइटफुल लगती है, और ये मेरे दिल की बात है। और ये सब बोलने के बाद एर्नोल्ड वहाँ से जा ही रहा होता है और कहता है सोचो उसके बारे में जो तुम्हें चाहिए, और मेरा एग्रीमेंट था कि तुम पे एक फिंगर भी ना टच करूँ, इस बार मैंने सच में उसे तोड़ दिया। जिस पे ऋषि कहती है मैं उसे अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ। एर्नोल्ड आखिर तुम क्या सोच रहे हो।
और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जस्ट नींद से उठी होती है और बाहर ओलिवर कह रहा होता है, लेडी ऋषि क्या आप जाग चुकी है, मैं हूँ ओलिवर। और जिस पे ऋषि बोलती है, हाँ रुको मैं बस अभी आई, और जल्दी से अपने ड्रेस को चेंज करके बाहर आ जाती है। और ऋषि कहती है, शुक्रिया ओलिवर मेरा इंतजार करने के लिए, तुम कितने मेहनत करते हो। इस पे ओलिवर कहता है, मुझे तो फिर भी आराम करने का मौका मिला, लेकिन एर्नोल्ड तो अभी भी काम कर रहे हैं, और पहले उन्होंने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन अब देखो उनके पास एक वाइफ है। इस पे ऋषि ओलिवर की आंखों की तरफ देख के बोलती है कि तुम मुझे एग्जामिन करने आए हो ना, और मुझे पता है कि तुम मुझे चेक करने आए हो और तुम मुझे चेक कर सकते हो, क्यों सही कहा ना। इस पर ओलिवर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और मन में सोचता है आखिर ये बात इन्हें कैसे पता चली। और वो ऋषि को कहता है, लेडी ऋषि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ये एर्नोल्ड सामा ने कहा था करने के लिए। इस पर ऋषि बोलती है, लगता है तुम काफ़ी समय से एर्नोल्ड के लिए काम कर रहे हो। इस पर ओलिवर कहता है, हाँ लगभग 10 साल हो चुके हैं। जिस पे ऋषि ओलिवर से पूछती है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एर्नोल्ड ने मुझसे शादी करने का क्यों सोचा। जिस पे ओलिवर कहता है, वैसे सच कहूँ तो मैं भी बहुत हैरान हूँ, लेकिन मैंने कभी भी एर्नोल्ड सामा को इतना खुश नहीं देखा। जब वो आपके साथ होते हैं लेडी ऋषि, तो उनकी स्माइल एकदम दिल से आती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस पर ऋषि बोलती है, ऐसा लगता है कि वो मुझे कोई खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा है। इस पर ओलिवर हंसने लग जाता है और कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और वो ऋषि को एक गेस्ट की लिस्ट देता है, जो कि ऋषि और एर्नोल्ड के मैरिज एनिवर्सरी में आने वाले लोगों की होती है। और ऋषि उसे पढ़ ही रही होती है, तभी वो उसे और एक लिस्ट देता है और कहता है कि ये लिस्ट कल के डिनर पार्टी के लिए, जो कि इवनिंग में होगी। इस पर ऋषि बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, क्या डिनर पार्टी। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में वो सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि डिनर पार्टी को अटेंड करने आए होते हैं, और सारे शेफ भी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, जहाँ पे ये डियाना उन सब पे अपने हुक्म चला रही होती है। और फिर से सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हमें एर्नोल्ड दिखाया जाता है जो कि काम कर रहा होता है, जहाँ पे ऋषि आती है और कहती है, प्रिंस एर्नोल्ड मैं यहाँ पे आपसे कुछ मांगने आई हूँ, आपने मुझे कुछ सोचने के लिए कहा था, क्या आपको याद है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसपे कि एर्नोल्ड ने उसे कहा होता है, जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम उसके बारे में सोचना चाहिए। और ऋषि कहती है, क्या ये मुमकिन है कि मैं मेड्स का सिलेक्शन खुद करूँ। जिसपे एर्नोल्ड कहता है, तुम्हें जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। और तभी खड़ा होकर कहता है, लगता है ओलिवर ने तुम्हें सही से बताया नहीं, आज की पार्टी का कोई मतलब नहीं है, ये पार्टी एक मीनिंगलेस पार्टी है। इस पार्टी का मतलब क्राउन प्रिंस अपने लिए एक प्रिंसेस को ढूंढेगा। इस पर ऋषि कहती है, एर्नोल्ड इस कंट्री के लिए मैं तो बस एक होस्टेज हूँ और ना कि कोई प्रिंसेस। और अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलती है, अब प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप फॉर्मली सबको अपने फियोन्सी को रिवील कर दे। इस पर एर्नोल्ड मुस्कुराते हुए कहता है, इसका मतलब मुझे तुम्हें छूने की इजाज़त मिल चुकी है। और तभी हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो दोनों अपना हाथ पकड़ के पार्टी हॉल की तरफ जा ही रहे होते हैं, जहाँ पे सीढ़ियों से उतरते वक्त ऋषि कहती है, लगता है पार्टी बहुत बड़ी है। जिसपे एर्नोल्ड कहता है, ये पार्टी तो हमारे यहाँ की सबसे छोटी पार्टियों में से एक है। इसमें ऋषि शौक में बोलती है, क्या। और फिर वो पार्टी हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ डिफरेंट कंट्री के प्रिंस और उनकी प्रिंसेस आई होती है, और जिसपे सारे प्रिंस वहाँ पे आके एर्नोल्ड को ग्रीट करते हैं और कहते हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें इस इवनिंग पार्टी में बुलाया। जिसपे एर्नोल्ड कहता है, शुक्रिया आप सभी का यहाँ पे आने के लिए। और इस मौके का फायदा उठा के एक दूसरा राजा अपनी बेटी को एर्नोल्ड को दिखाने लग जाता है। इस पर एर्नोल्ड कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे इन सब के बारे में कोई बात नहीं करनी। और कहता है, क्योंकि जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया है जो कि मेरी वाइफ बनेगी। और ऋषि की तरफ दिखाता है, जिसपे सारे लोग वहाँ मौजूद शॉक हो जाते हैं। और जिसपे ऋषि अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरा नाम है ऋषि इमराड विश्नर। जिसपे एर्नोल्ड कहता है, तो जैसा कि मेरी होने वाली वाइफ जस्ट अभी दूसरी कंट्री से आई है, तो इनके यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप सब इनकी मदद करें। और फिर एर्नोल्ड और ऋषि आगे बढ़ने लग जाते हैं, जिसपे ऋषि एर्नोल्ड को कहती है, एर्नोल्ड सामा होने वाली वाइफ बोल के आपको दूसरी लड़कियों को नीचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे एर्नोल्ड कहता है, अच्छा यही होगा कि मैं अभी से सबको बता दूँ, फैक्ट ये है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें ऋषि सोचती है कि रक्षा करनी है, और एर्नोल्ड जिसने मुझे मारा था वो मेरी रक्षा करेगा। और कहती है, तुम मेरी रक्षा कैसे कर सकते हो, क्योंकि सबसे खतरनाक तो तुम ही हो। जिस पे एर्नोल्ड कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है। और ऋषि कहती है, मैं तो तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप में भी नहीं हरा सकती। इस पे एर्नोल्ड कहता है, चिंता मत करो, फ्यूचर में हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस करूँ। जिसपे ऋषि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मन में सोच रही होती है, शायद एर्नोल्ड के साथ प्रैक्टिस करने की वजह से मैं उसकी टेक्निक भी सीख जाऊँ। और तभी अचानक से एक साउंड आता है और सब लोग डांस करने लग जाते हैं। इस पे एर्नोल्ड कहता है, तुम्हें ज़बरदस्ती डांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे ऋषि कहती है, लेकिन मैं भी यहाँ पे थोड़ा मज़ा करना चाहती हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के डांस करने लग जाते हैं। और डांस करते वक्त ऋषि सोचती है ये क्लोजनेस और पिछली लाइफ में एर्नोल्ड के साथ हुई लड़ाई के बारे में सोच रही होती है। और मन में कहती है, क्या होगा अगर मैं एक छोटा सा ट्रिक प्ले करूँ, और क्या होगा अगर मैंने लीड ले ली तो ये क्या करेगा। और जिसपे वो पूरा ट्राई करती है एर्नोल्ड को अपने हिसाब से डांस करवाने का, लेकिन एर्नोल्ड तो उसे अपने हिसाब से डांस करवा रहा होता है। इसमें ऋषि सोच रही होती है, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं एर्नोल्ड से नहीं जीत पाऊंगी। और डांस करते वक्त ऋषि अलग ही वे में एर्नोल्ड की तरफ देख रही होती है और एर्नोल्ड भी ये सब नोटिस कर रहा होता है। और फिर डांस के खत्म होने के टाइम पे एर्नोल्ड ऋषि से एक मूव कराता है। इसमें ऋषि सोचती है, रुको
अब तो मैं गिर जाऊंगी। लेकिन एर्नोल्ड उसे पकड़ लेता है और सब लोग तालियां बजाने लग जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एर्नोल्ड कुछ राजाओं से बात कर रहा होता है और ऋषि अकेली खड़ी होती है। तभी कुछ दूसरी प्रिंसेस ऋषि के पास ऋषि के लिए वाइन लेके आती है और उसकी तारीफ करती है और उसको वाइन को पीने के लिए बोलती है, जिसपे ऋषि उससे पीने वाली ही होती है और उसे स्मेल करके मन में बोलती है, ये तो एक अरोमा है जो कि रेड पेपर्स को पीस के बनाया गया है और लगता है ये लोग खाने के साथ मजाक कर रहे हैं। और लेकिन वो उसे पी लेती है और कहती है, सच में बहुत अच्छा है, मुझे खुशी हुई है देख के कि मेरा स्वागत ऐसे हुआ है। जिसपे वो लड़कियां बहुत गुस्सा होकर कहती है, यहाँ से चलो, और सारी लड़कियां ऐसे चली जाती है। तभी फिर से हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ऋषि अकेले उस ड्रिंक को पी रही होती है जहाँ पे तभी वहाँ पे एर्नोल्ड आता है और कहता है, ये तो बहुत स्पाइसी है। इसमें ऋषि कहती है, इस वाइन में पेपर्स है। और एर्नोल्ड कहता है, तुम्हें उसे फेंक देना चाहिए। और ऋषि कहती है, नहीं, मैं खाने को वेस्ट नहीं कर सकती। इस पे एर्नोल्ड अचानक से ऋषि के हाथ से उस वाइन को लेके खुद पी जाता है और ऋषि कहती है, रुको। और एर्नोल्ड कहता है, तो अब तुम्हारी ड्रिंक को पीने की ड्यूटी हो चुकी है क्यों? जिसपे ऋषि कहता है, हाँ शुक्रिया। और एर्नोल्ड कहता है, वैसे तुम डांस के वक्त क्या सोच रही थी? डांस के दौरान तुम मुझे किसी और ही पर्सन की तरह सोच रही थी क्यों? सही कहा ना? जिसपे ऋषि कहती है, क्या? और मन में सोचती है कि मैं एर्नोल्ड को फ्यूचर के बारे में नहीं बोल सकती और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस आपकी फिक्र हो रही थी क्योंकि आपके लेफ्ट शोल्डर पे चोट है। इस पर एर्नोल्ड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और ऋषि कहती है, डांस करते वक्त मुझे पता लग गया था। और तभी एर्नोल्ड अपनी शर्ट को ओपन करके कहता है, ये एक पुरानी चोट है। इसे देख के ऋषि बहुत शॉक हो जाती है और कहती है कि ये कितना बुरा है। और एर्नोल्ड कहता है, सिर्फ कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता है और बाकी लोगों को मैंने कभी पता लगने नहीं दिया। और ऋषि कहती है, लेकिन ये चोट आपको लगी कैसे? जिसपे एर्नोल्ड बात को घुमा देता है और कहता है, यहाँ बहुत ठंड है, चलो अंदर चले। और फिर से सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ पे सारे मेड्स काम कर रही होती है और दो मेड्स आपस में बात कर रही होती है। जिसमें एक मेड कहती है, क्या तुम्हें लगता है लेडी मेड जल्दी चुनी जाएगी? और तभी वहाँ पे डायना और बाकी मेड्स आके अपना हुक्म चलाने लग जाती है और उन मेड्स के अंदर ऋषि भी होती है। जिसपे ऋषि एक मेड की मदद करने जाती है और डायना फिर से हुक्म देके उनको ऑर्डर देके वहाँ से चली जाती है। इस पे ऋषि बाकी मेड से डायना के बारे में पूछती है, जिसपे एक मेड उसे बताती है, मैंने सुना था कि वो एक अच्छी फैमिली से है जिनके पास बहुत सारी दुकानें थी। इसमें दूसरी मेड कहती है, हाँ ये तो मैंने भी सुना था, लेकिन उन्होंने वो सब खो दिया कर्जे की वजह से। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे मेड्स लाइन में खड़े होते हैं क्योंकि क्राउन प्रिंसेस उनको चुनने वाली होती है। और इसमें डायना कहती है, ये सब कुछ इतना साफ है, लेकिन ये सब किया किसने? इसमें दूसरी मेड कहती है, हाँ और वो लड़की जो कि सबकी मदद करती है वो भी यहाँ पे नहीं है। जिस पे एक मेड पीछे खड़ी सोच रही होती है कि क्राउन प्रिंसेस कैसी होगी। तभी ओलिवर कहता है, लेडी ऋषि यहाँ पे आ रही है। और सारे मेड्स अपने सिर को झुका के उनको ग्रीटिंग कर रही होती है। और तभी वहाँ पे लेडी ऋषि आती है और डायना उसे देख के शॉक हो जाती है। और ऋषि कहती है, मैं हूँ ऋषि इमराट विश्नर। और ऋषि मन में कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम सबकी सिचुएशन की सच्चाई जानना चाहती थी। और कहती है, अब मैं कुछ नाम बोलूंगी। और कुछ नाम लेके बोलती है, यही सब मेरी मेड्स होंगी। जिसपे ओलिवर बोलता है, जिन जिन का नाम लेडी ऋषि ने लिया है। तभी अचानक से बीच में डायना बोलती है, ये सब क्या है लेडी ऋषि? जिन्हें आपने चुना है वो सब तो नहीं है और हम लोग पुराने हैं और हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है ऐसा मेड काम करने का। जिसपे ओलिवर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडी ऋषि से बात करने की? जिसपे ऋषि कहती है, कोई बात नहीं। और डायना कहती है, हाँ मुझे पता है कि मैं सही से बात नहीं कर रही, लेकिन लेडी ऋषि आपको हमारी एबिलिटीज की तरफ देखना चाहिए। इसमें ऋषि बोलती है, मिस डायना आज से तुम मेड की पोजीशन में नहीं रहोगी। इसमें डायना बोलती है, क्या? और नीचे बैठ के रोने लग जाती है। और ऋषि कहती है, बोलो डायना, जब तुम यहाँ पहली बार आई थी तुम्हें याद है तुम्हें सबसे पहले किस चीज में परेशानी हुई थी? इस पर डायना कहती है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था और किसी के पास समय भी नहीं था मुझे कुछ सिखाने का, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट मेड बनी इन हालातों के बावजूद और मैं इन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। इसमें ऋषि कहती है, तुमने सही कहा, एक चीज में तुम इन लड़कियों से बिल्कुल अलग हो, तुम्हें लिखना और पढ़ना आता है, तुम एक मर्चेंट फैमिली में पैदा हुई हो, तुम्हें अच्छी एजुकेशन मिली, लेकिन इन सब को वो सब चीजें नहीं मिली है। जिसपे डायना अगले ही सेकंड वो सब सोच रही होती है जो भी उसने बाकी मेट्स के साथ किया है और कहती है, तब हमारी फैमिली बैंकरप्ट हुई और हमने सब कुछ खो दिया और फिर मैंने ऐसा एक लेडी मेड बनी और मैं हमेशा सोचती थी आखिर क्यों तुम सब ये सब नहीं कर पाती, लेकिन ये इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें कभी सही से कुछ सिखाया ही नहीं, मुझे माफ कर दो। और रोने लग जाती है। जब सारी मेड उसके पास आ जाती है और कहती है, लेडी ऋषि डायना बहुत हार्ड वर्किंग है, प्लीज आप उनके साथ ऐसा मत करिए। इस पर ऋषि भी डायना के सामने बैठ जाती है और कहती है, मिस डायना मुझे तुम्हें कुछ पूछना है, मैं इस विला को एक ट्रेनिंग सेंटर में बदल दूंगी जिसपे न्यू मेड्स के लिए, जहाँ पे वो हाउस होल्ड वर्क के साथ मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें लिखना और पढ़ना भी सिखाओ। इस पर डायना कहती है, क्या मैं? और जिसपे ऋषि डायना के हाथ को पकड़ के बोलती है, हाँ तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? इस पर डायना कहती है, हाँ मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर से नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है ओलिवर ये सारी बात एर्नोल्ड को बताता है। इस पर एर्नोल्ड कहता है, मुझे पता ही था कि वो ये सब संभाल लेगी। और फिर से नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है डायना कह रही होती है, मैं उन सब अच्छे तरीकों के बारे में सोच रही हूँ जिससे सबको सिखाने में मजा आए। और जिस पे ऋषि कहती है, मुझे ये सुन के अच्छा लगा। तभी एक मेड कहती है, एक्सक्यूज मी, आपको जल्दी रेडी हो जाना चाहिए लेडी ऋषि। और ऋषि रेडी भी हो जाती है और जिस पे वो मेड ऋषि के बाल बना रही होती है और कहती है कि लेडी ऋषि मैंने सुना कि आपके गेस्ट एक मर्चेंट है। जिस पे ऋषि सोचती है, आखिरकार ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे मर्चेंट बनाया था।
मैं उन्हें एलाइज की तरह रख सकती हूँ, फिर मेरी चॉइस और आगे बढ़ेंगी। और फिर वो रेडी होके वहाँ उनसे मिलने जाती है। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो मर्चेंट उसके सामने बैठा होता है और केन कहता है, मैं हूँ केन टूली, एरिया ट्रेडिंग कंपनी से। और जिसपे ऋषि ये सब देख के मुस्कुरा रही होती है। और अब हम देखते हैं कि काइन और ऋषि एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। इसमें काइन ऋषि की आंखों की तरफ देख के पहले उसका पूरा इंटेंशन समझ चुका होता है। और इस पर ऋषि भी मन में सोच रही होती है कि सच में बहुत बढ़िया है, इतने साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी ये उतना इंप्रेसिव है जैसा कि मैंने सोचा था। और काइन सबसे पहले ऋषि को उसकी शादी के लिए बधाइयाँ देता है और हंसते हुए वो लोग बात कर रहे होते हैं। और तभी काइन बोलता है, आपके बालों के कलर के हिसाब से आप पे वाइट ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। जिस पे ऋषि बोलती है, हाँ मुझे पता है आप सब पहले से ही जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी का बंदोबस्त आप करें। इस पे काइन हंसते हुए कहता है कि ऋषि सामा, हमारी एरिया ट्रेडिंग कंपनी तो बहुत छोटी कंपनी है और इतनी बड़ी शादी की तैयारी हम कैसे कर पाएंगे। इस पे ऋषि हंसते हुए कहती है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही मांग लिया। जिस पे काइन कहता है कि मैं माफ़ी चाहूँगा ऋषि सामा, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बेच सकूं। और ये सुनते ही ऋषि हैरान हो जाती है। और तभी जिस पे काइन ये भी कहता है कि मैं इससे बात करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जिस पे ऋषि कहती है, आखिर क्यों आप मेरे साथ डील नहीं करना चाहते। इस पे काइन कहता है, क्योंकि आपसे डील के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और जिस पे ऋषि अचानक से चौंक जाती है और काइन बोलता है कि आप तो बहुत डेस्परेट लगती हो, लेकिन लगता है इस डील की वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़े। और भले ही हमारी कंपनी छोटी है, लेकिन हमने आपके जैसे बहुत लोग देखे, लेकिन इस पे आप बहुत उतावली हो रही है, जबकि हमारी एरिया ट्रेडिंग कंपनी तो बस एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी है। इस पे ऋषि हंसते हुए बोलती है, आपको पता है ना ऐसा मौका बार बार नहीं आता। और काइन कहता है, इस पे आपको हमारे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि आपकी वेडिंग सेरेमनी अच्छे से हो। अभी वहाँ से जाने लगता है और ऋषि उसको रोकने का ट्राई भी करती है, बट वो उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऋषि कैसल के बाहर अकेले खेती कर रही होती है। और लेकिन काम के दौरान वो काइन की कई बातों के बारे में सोच ही रही होती है। और वो मन में ये भी सोच रही होती है कि चेयरमैन काइन ने मुझे नहीं चुना और एरिया ट्रेडिंग कंपनी के फ्यूचर में बड़ा होने के लिए उसको और ज़्यादा कनेक्शंस की ज़रूरत है। तभी जिस पे पीछे खड़े दो सोल्जर्स कह रहे होते, ऋषि आखिर आप यहाँ क्या कर रही हो। और ऋषि कहती है, ये फील्ड मुझे प्रिंस एर्नोल्ड ने दिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे मेडिकल प्लांट्स उगाऊं, इस पर मैं बहुत सी दवाइयाँ बना सकती हूँ। इस पर वो दोनों सोल्जर्स बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और तभी ऋषि कहती है, आज के लिए बहुत हुआ, अब मैं कमरे में जाके आराम करूंगी, तो आप सभी हॉलो के सामने जाके गार्ड करोगे। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रात के टाइम काइन को दिखाया जाता है और वो अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रहा होता है। और जिसपे उसका दोस्त काइन को कहता है, बुद्धू कहीं के, आखिर तुमने इस डील को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। इस पर काइन कहता है, वो लड़की बहुत चालाक थी, अगर हम उस डील को एक्सेप्ट करते तो हमें बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता। लेकिन जैसे ही वो एक वाइन शॉप पे पहुंचते हैं, वहाँ पहले ही ऋषि बैठी होती है। और जिसपे वहाँ आसपास के सारे लोगों को ऋषि ने वाइन पिला के लगभग उनको बेहोशी कर दिया होता है। और काइन ऋषि को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, जबकि ऋषि ने अपने बालों का रंग भी बदल लिया था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। जिसपे काइन ऋषि को कहता है, ये डाई का कलर सच में तुम्हारे बालों पे बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन जिसपे ऋषि कहती है, तो क्या आप इसे खरीदना चाहोगे। इस पे काइन कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है आपके पास इससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ें होंगी मुझे बेचने के लिए। तो क्यों ना अब हम मुद्दे की बात करें। और मेरा दिमाग ये भी कह रहा है कि मुझे आपको कस्टमर नहीं बल्कि मेरा पार्टनर बनाना चाहिए। तो क्यों ना हम दोनों हमारे प्लान को शेयर करें और मैं आपको पूरी मदद करूंगा। जिस पर ऋषि कहती है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अपना प्लान आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ एक चीज़ है, आपको प्रॉफिट आपकी सोच से कहीं ज़्यादा ही होगा और मुझे सिर्फ आपकी हेल्प चाहिए। इस पर काइन कहता है, देखिए मिस, हम एक बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है, अगर हमें एक बार लॉस हुआ तो हमें उससे बाहर आने में बहुत समय लगेगा। और जब लोगों के ऊपर भरोसे की बात आती है तब मैं सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करता हूँ। और ऐसे मामलों में, और इससे पहले कि वो कुछ बोलता, ऋषि बोलती है, आप रिजल्ट्स और अचीवमेंट के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्यों, सही कहा ना। इस पर यह सुन के काइन तो शौक हो जाता है और ऋषि कहती है, मैं भी सोचूंगी कि इस जगह कौन सा बिजनेस सही रहेगा, और जब हम देखेंगे कि मैंने क्या हासिल किया है तो फिर क्या आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। इस पर काइन हंसते हुए कहता है, ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही हफ्ता है, आप मुझे इसमें दिखाइए कि आप क्या कर सकती हो। और जिस पे ऋषि भी मान जाती है। और फिर जाने से पहले ऋषि काइन को एक बोरी देती है और काइन कहता है, आखिर ये क्या है। इस पे ऋषि कहती है, इसमें दवाइयाँ है जो आप इन बेहोश लोगों को खिला दीजिएगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में कैसल दिखाया जाता है, जहाँ पे ऋषि चुपके चुपके कैसल में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में जाती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके सामने एर्नोल्ड बैठा होता है जो कि उसका वेट कर रहा था। और जिस पे एर्नोल्ड कहता है, तुम बहुत लेट हो, तुम्हें इतना समय कहाँ लग गया ऋषि। इस पे ऋषि कहती है, आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे एर्नोल्ड कहता है, मुझे पता है उसने तुम्हारे बिजनेस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्यों, और आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि एक होने वाली प्रिंसेस के डील को रिजेक्ट करे। मैंने ही तुम्हें कहा था कि तुम आज़ाद हो, जो तुम करना चाहो कर सकती हो। इसका मतलब उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना गलत है और ये सारी गलती मेरे ही है। और ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था,
और खड़ा होकर ऋषि की तरफ बढ़ने लगता है। इस पे ऋषि डर जाती है और सोचती है आज तो शायद ये मुझे मार ही देगा। और फिर एर्नोल्ड ऋषि के पास आके कहता है कि इतनी रात को तुम्हें अकेले किसी आदमी से मिलने नहीं जाना चाहिए। इस पे ऋषि कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी फियोंसी हूँ और मेरी इस हरकत की वजह से आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। इस पे एर्नोल्ड कहता है मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कहता है कि कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। इस पे ऋषि कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और एर्नोल्ड कहता है अब से जब भी तुम कैसल के बाहर जाओ तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। इस पे ऋषि कहती है बिल्कुल नहीं, मैं अपने काम के लिए आपका कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकती और आखिर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस पे एर्नोल्ड कहता है अगर मैं तुम्हें कैसल के बाहर जाने से मना भी कर दूँ तो फिर भी तुम भेस बदल के चली ही जाओगी। इस पे ऋषि कहती है क्या आप मुझे इतनी आसानी से पढ़ लेते हो। इस पे एर्नोल्ड कहता है कि नहीं, तुम्हें समझना सच में बहुत मुश्किल है और मैं तुम्हें बहुत मुश्किल से समझ पाता हूँ और तुम बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो और तुम्हारे और उस चेयरपर्सन के बीच में वैसे क्या बात हुई। और तभी ऋषि कहती है कि आपको भूख लगी है एर्नोल्ड सामा। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऋषि सूप बनाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद भी वो उससे बना नहीं पाती। जिस पे वो एर्नोल्ड से माफ़ी मांग रही होती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अच्छे से खाना बनाना नहीं आता। और जिस पे एर्नोल्ड खड़े होके ऋषि के हाथ से वो सूप को लेके थोड़ा सा पी के कहता है ये तो सच में बहुत अच्छा बना है। और इसे देख कर ऋषि सोचती है क्या इसे अच्छा या बुरा टेस्ट समझ नहीं आता। इस पे एर्नोल्ड कहता है मुझे पता है तुम फिर से मेरे बारे में गलत चीज़ें सोच रही हो, क्यों। इस पे ऋषि कहती है ऐसा कुछ नहीं है एर्नोल्ड। जिस पे एर्नोल्ड कहता है अब तुम्हारी वजह से मुझे बहुत भूख लग चुकी है, जल्दी से खाना लगाओ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऋषि के बनाए हुए सूप को वो दोनों पी लेते हैं और फिर ऋषि एर्नोल्ड को उसकी सारी बातें जो भी काइन के साथ हुई थी उसे बताती है। इस पे एर्नोल्ड हंसने लगता है, जो देख के ऋषि गुस्से में कहती है कि आपको ये सब मजाक लगता है। इस पे एर्नोल्ड कहता है हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। और वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले कहता है क्या तुम मेरे भाई से मिली। इस पे ऋषि कहती है क्या आपका कोई भाई भी है क्या। और कहती है नहीं, मैं अभी भी उनसे नहीं मिली हूँ। और जिस पे एर्नोल्ड कहता है अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो उससे बात मत करना। और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ऋषि लाइब्रेरी में सिटी के ऊपर बुक्स पे रिसर्च कर रही होती है ताकि वो यहाँ पे कोई बिजनेस के बारे में जान पाए। और वही दूसरी तरफ ओलिवर और एर्नोल्ड को कह रहा होता है आपने ऋषि के हाथ का खाना खाया, क्या वो बहुत अच्छी कुक है। जिस पे एर्नोल्ड कहता है मुझको नहीं पता, उसने कहा है कि उसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे उसका बनाया हुआ खाना सच में बहुत अच्छा लगा। और एर्नोल्ड हंसने लग जाता है और जिस पे ओलिवर शॉक हो जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह का टाइम होता है और ऋषि को दिखाया जाता है जो कि खेती करने के लिए आती है और देखती है कि कोई लड़का फील्ड पे सोया हुआ है। और उस लड़के को देख के दोनों सोल्जर डर जाते हैं और कहते हैं ऋषि सामा आपको अभी अंदर चले जाना चाहिए, प्लीज़ उनके पास मत जाओ। लेकिन उनकी आवाज़ से वो लड़का जाग जाता है और वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है तो आप मेरी भाभी हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और ये कोई और नहीं बल्कि एर्नोल्ड का छोटा भाई है। और जिस पे लड़का कहता है मैंने बहुत से लेटर लिखे आपसे मिलने के लिए, लेकिन मेरे भाई ने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया। और जिस पे ऋषि बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और कहती है ये लड़का कौन है। और ये लड़का कहता है आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेरा नाम है थियोडर और मैं एर्नोल्ड का छोटा भाई हूँ। इस पे ऋषि मन में सोचती है एर्नोल्ड ने तो मुझे इससे बात करने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी ऋषि उससे मिलती है और कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस पे थियोडर ऋषि के उसके खेत के बारे में पूछता है और ऋषि कहती है ये खेत की खेती मैं करती हूँ। जिस पे थियोडर कहता है क्या बात है और यहाँ पर क्या है। और वो ज़मीन की तरफ दिखाने लग जाता है। और फिर जैसे ही ऋषि उसके पास आती है तो थियोडर धीरे से कहता है मुझे पता है मेरे भाई ने आपको यहाँ किडनैप करके लेके आया, लेकिन आप डरिए मत, मैं आपको यहाँ से बचा सकता हूँ। जिस पे ऋषि कहती है आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बात तो मुझे भी पता है और एर्नोल्ड मेरा बहुत ध्यान भी रखते हैं। जिस पे अचानक से थियोडर कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा भाभी, और वहाँ से जाने लगता है। और जिस पे ऋषि भी वहाँ से जाने लगती है और ऋषि जाते वक्त उन दोनों सोल्जर्स से थियोडर के बारे में पूछती है और कहती है क्या तुम दोनों एर्नोल्ड और थियोडर के बारे में या उनके रिश्ते के बारे में जानते हो। जिस पे दोनों सोल्जर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। जिस पे ऋषि कहती है अगर तुम्हें नहीं बोलना तो मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो आगे जाने लगती है जहाँ पे वो देखती है कि एक आदमी एर्नोल्ड से लड़ रहा था और उन दोनों की बातों के मुताबिक एर्नोल्ड इस कंट्री के सिटीजन्स को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और जिस पे दूसरे मिनिस्टर कह रहा होता है कि ये सब आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता प्रिंस एर्नोल्ड। और जिस पे एर्नोल्ड गुस्सा होकर कहता है मेरी बात ये आखिरी बात होगी, अब यहाँ से चले जाओ। और तभी वो ऋषि की तरफ देखता है और जिस पे ऋषि उसका हौसला बढ़ाने के लिए हाथ को कुछ ऐसा करती है और जिसे देख के एर्नोल्ड मुस्कुराने लग जाता है और ऋषि भी ब्लश करने लग जाती है। और एर्नोल्ड अपना फैसला नहीं बदलता और ऋषि मन में सोच रही होती है कि मुझे एर्नोल्ड और उसके भाई के बारे में जानना ही पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऋषि अपने रूम के अंदर जाती है और उसके रूम के गेट के साइड में उसे एक लेटर मिलता है और उसे पढ़ते ही उसे पता लग जाता है कि ये एर्नोल्ड ने आज उसे रात को 12 बजे कैसल में बुलाया। लेकिन ऋषि राइटिंग देख के समझ जाती है कि लेटर एर्नोल्ड के भाई ने लिखा है। और अगले ही सीन में वो कैसल भी पहुंच जाती है और बोलती है थियोडर सामा आपने आखिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया। इस पे थियोडर कहता है तो आखिर आप यहाँ पे आ ही गई भाभी। और ये एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। मेक श्योर अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे यारों। और अगर तुम्हें ये एनीमे अच्छा लगा हो
तो कमेंट सेक्शन में इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए लिख देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ले आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।